हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर यूपीएससी के लिए टेस्ट, जो कि 2025 में जिनका भी एग्जाम है ये उनके लिए टेस्ट है। तो आज है टेस्ट नंबर 31। इसके पहले बहुत सारे टेस्ट बनाए गए हैं, तो उसको भी जाकर देखिए आप लोग। आज है, देखिए, हिस्ट्री पे टेस्ट हो सकता है। इसके पहले पॉलिट, मतलब हर एक अलग अलग सब्जेक्ट पे वीडियो बनाया गया है। ठीक है, तो जाइए टेस्ट दीजिए। उसका ऐसे आपका रिवीजन भी होता रहेगा। और ये जो टेस्ट है इसका टेलीग्राम पे लिंक जो मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक, तो उस पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक है PR नॉलेज रिसर्च सेंटर, और 2024 लिखेंगे तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। और अभी जो टेस्ट नंबर 30 है उसको अभी प्रोवाइड करा देता हूँ इस वीडियो के बाद। तो चलिए शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल धौलावीरा अपनी अद्वितीय विशेषताओं के लिए जाना जाता है। धौलावीरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? यह कर्क रेखा पर स्थित है। यह धौलावीरा जलाशयों जलाशयों सहित अपनी सुविकसित जल संरक्षण प्रणाली के लिए जाना जाता है। तीसरा है, यह स्थल एक गढ़, दुर्ग, एक मध्यवर्ती नगर और एक निम्नवर्ती नगर में विभाजित है। और चौथा है, इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। कौन सा सही है? कूट का प्रयोग करेंगे। कौन सा सही है? 1 2 3, 3 4, 1 2 4 या 1 2 3 4? कौन सा हो जाएगा? चलिए ऑप्शन देख लिया, अब आंसर दीजिए। हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल, तो यह कर्क रेखा पर स्थित है। बिल्कुल सही बात है, कर्क रेखा पर स्थित है। यह धौलावीरा जलाशयों सहित अपनी सुविकसित जल संरक्षण प्रणाली के लिए जाना जाता है, तो यह भी ठीक है। यह स्थल एक गढ़, दुर्ग, एक मध्यवर्ती नगर और एक निम्नवर्ती नगर में विभाजित है, तो यह भी ठीक है। और चौथा है, इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है, तो यह भी ठीक है। तीनों चारों सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। भारतीय सिनेमा की उपलब्धियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सत्यजीत रे अकादमी पुरस्कार ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय थे। दूसरा है, राजा हरिश्चंद्र को भारत की पहली पूर्ण लंबाई वाली फीचर फिल्म के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, पहला चीज कहता है, सत्यजीत रे अकादमी पुरस्कार ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय थे। देखिए, यहाँ पे ध्यान रखने की बात यह है कि अकादमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय भानु अय्या थी, जो ये लेडीज थी। इन्हें 1983 में, कब? 1983 में फिल्म गांधी के लिए सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइन के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो इसलिए पहला कथन हो जाएगा गलत। और दूसरा है कि राजा हरिश्चंद्र को भारत की पहली पूर्ण लंबाई वाली फीचर फिल्म के रूप में मान्यता प्राप्त है, तो दूसरा दूसरा सही है। ठीक है, देखेंगे 1913 में दादा साहेब फाल्के द्वारा निर्मित राजा हरिश्चंद्र फिल्म है। इसे भारत की पहली पूर्ण लंबाई वाली फिल्म फीचर फिल्म के रूप में मान्यता दी गई है। ऑप्शन बी लगा देंगे इसमें, ओनली 2 सही है। चलिए तीसरा नंबर है, चंद्र केतुगढ़ स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह स्थल कई टेराकोटा कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। यह ब्राह्मी और खरोष्टी के संयोजन में उत्कीर्ण अभिलेख पाए गए हैं। यह उड़ीसा में अवस्थित है। यह तो चौथा, यहाँ आभूषणों के साथ केश सज्जा वाली स्त्री प्रतिमाएं बड़ी मात्रा में पाई गई हैं। देखिए, कला एवं संस्कृति का है, आर्ट एंड कल्चर का सब्जेक्ट और टॉपिक। तो हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर बहुत अच्छे से पढ़िए, हर साल क्वेश्चन आते ही है। तो कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है। तो चलिए देखेंगे, पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है, तीसरा कथन गलत है। कह रहा है यह उड़ीसा में अवस्थित है। क्या कर रहा है? यह उड़ीसा में अवस्थित है। देखिए, चंद्रकेतु जो है, चंद्रकेतुगढ़ गंगा डेल्टा पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। भारतीय कला और शिल्प के संदर्भ में
चौकपूर्णा, मंडड़ा, साथिया और झोटी शब्द है, यह क्या है? कढ़ाई की पद्धतियाँ हैं, या मिट्टी के बर्तनों के प्रकार हैं, चित्रकला की शैलियाँ हैं, या फर्श के डिज़ाइन है? देखिए हर साल ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ के इसको आंसर करिए इसका। कला या संस्कृति बहुत ध्यान से पढ़िए, हर साल क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो देखिए ये सब जो है ना, चौकपूर्णा है, मंडड़ा है, संथिया है, झोटी है, यह फर्श के डिजाइन है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे आचरणों और प्रतिज्ञाओं को मूर्त रूप देने के लिए प्रसिद्ध एक सर्वव्यापी एवं सर्वगुण संपन्न बोधिसत्व के रूप में जाना जाता है और अक्सर हाथी की सवारी करते हुए चित्रित किया जाता है? अवलोकितेश्वर, या मंजूश्री, सामंत भद्र, या तो मैत्रेय। क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें ऑप्शन सी लगा देंगे, सामंत भद्र। देखिए सामंत भद्र जो हैं, ये महायान बौद्ध धर्म में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। इन्हें आचरणों और प्रतिज्ञाओं को मूर्त रूप देने के लिए प्रसिद्ध एक सर्वव्यापी एवं सर्वगुण संपन्न बोधिसत्व के रूप में जाना जाता है। या अन्य बोधिसत्वों के विपरीत जो प्रज्ञा या करुणा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, सामंतभद्र बोधिपथ के कर्म पथ पक्ष यानी अर्थात आचरण, व्रतों और नैतिकता के महत्व पर बल देते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। जैनियों के आदि पुराण को संस्कृत में किसने लिखा? अमोघवर्ष प्रथम, जिनसेन, गुणभद्र, कृष्ण द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन नंबर 6 में लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए राष्ट्रकूट शासक कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। उनके दरबार में न केवल संस्कृत के विद्वान थे बल्कि अनेक ऐसे कवि और लेखक भी थे, शामिल थे उसमें, जो प्रकृत और अपभ्रंश में लिखने में सक्षम थे। ये जो दोनों दोनों भाषाएं अनेक आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननियों थी। तो इसमें देखेंगे जिनसेन ने जैनियों के आदि पुराण की रचना की। यह पुस्तक पहले जैन तीर्थंकर ऋषभदेव और उनके पुत्रों भरत और बाहुबली की कहानी से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 लगाएंगे, देखेंगे। निम्नलिखित भू राजस्व प्रणाली पर विचार कीजिए। पहला है गल्ला बक्सी प्रणाली, दूसरा है नस्क प्रणाली, तीसरा है दहसाला प्रणाली। उपर्युक्त भू राजस्व प्रणालियों में से कितनी अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7। तो अकबर के शासनकाल में प्रचलित है, गल्ला बक्सी प्रणाली है, नक्श प्रणाली है, नस्क प्रणाली, दहसाला प्रणाली ये भी है। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, इसमें क्या लगा देंगे? ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। तो देखेंगे इसमें दहसाला किसके लिए था? देखिए दहसाला अकबर ने 1580 में, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसके बारे में बता रहा हूँ मैं। दहसाला 1580 में इसकी शुरुआत की थी। इस प्रणाली के पीछे 10 यानी कि इसको दह बोलते थे वहाँ पे, तो 10 वर्ष के दौरान अलग अलग फसलों की औसत उपजों और उनकी औसत कीमतों का हिसाब लगाया गया। औसत उपज 1/3 भाग राज्य के लिए, मतलब 1/3 जो भाग है वो राज्य के लिए रहेगा, निर्धारित किया गया। हालांकि राजस्व की मांग नगद के रूप में की गई थी। यह कार्य पिछले 10 सालों की औसत कीमतों के आधार पर उपज में राज्य के हिस्से के नगद के तब्दील करके किया गया था। कितने कितने के लिए? 10 वर्षों के लिए। ठीक है, तो ये 10 साल के नाम से हो गया। ठीक है, अब कब हुआ था? 1580 में हुआ था। और उसके बाद देखेंगे यहाँ पर ये नस्क प्रणाली, नस्क, तो देखिए यह किसान द्वारा अतीत में अदा किए जाने वाले राजस्व के आधार पर उसकी मौजूदा देनदारी के बारे में लगाया गया एक सामान्य हिसाब होता था। और भू राजस्व को तय करते समय कृषि की सामंत निरंतरता को भी ध्यान में किया जाता था। एक और लास्ट है ये गल्ला या बक्सी प्रणाली। तो ये क्या था? तो देखिए इस प्रणाली में उपज को निर्धारित अनुपात में किसानों और राज्य के बीच बांट दिया जाता था। फसल दौनी के बाद या काटकर बोझा बांधने के बाद अथवा खेत में बड़ी होने के दौरान बांट दिया जाता था। ठीक है, बोझा बांधा किया तब उसको बांट दिया जाता था कि ये आप इतना आपका, इतना आपका है। ठीक है, जैसे गेहूं का हो गया,
चावल, धान का हो गया वैसे। तो तीनों के तीनों कथन सही है। इसमें कुछ और भी वर्ड होते हैं, जैसे पोजल भूमि होता है, परती भूमि होता है, चाचर भूमि, बंजर भूमि, तो इसको भी ध्यान कर रखिएगा। जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको, पोजल, ठीक है। पोजल क्या होता है? एक ऐसी भूमि जिसे प्रतिवर्ष खेती होती है। पोजल जो होती है, जैसे नहीं होता कि हरियाली है, तो वही होता है पोजल। इसमें प्रतिवर्ष खेती होती है। वही परती, परती क्या होता है? तो परती ये होता है कि एक ऐसी भूमि जिस पर खेती नहीं की जाती है, तो वो परती भूमि है। ऐसे खेत छोड़ा जाता है तो वो परती भूमि होती है। चाचर क्या होता है? चाचर, देखिए चाचर भूमि वो होता है जिसमें भूमि जो लगातार 2 से 3 वर्ष तक पड़ती रहती है, उसको क्या बोलते हैं? चाचर, 2 से 3 वर्ष तक। वही अगर देखेंगे लास्ट में एक और है बंजर, बंजर, तो इसमें क्या होता है? एक ऐसी भूमि जो लंबे समय तक पड़ती रहती है, तो उसको क्या बोलते हैं? बंजर, ठीक है। तो पोजल लगातार होता है, परती जो होता है कुछ समय के लिए छोड़ा जाता है, चाचर जो होता है 2 से 3 वर्ष के अंतराल पे होता है, बंजर जो होता है कि उस पे क्या होता है, बहुत लंबे समय के अंतराल पे परती छोड़ी गई होती है। ये देखिए बहुत ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, डायरेक्ट पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि पोजल, परती, चाचर, बंजर, क्वेश्चन आया हुआ है, आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, थोड़ा सा मुझे ये एक क्वेश्चन बताने में लंबा समय लगा, लेकिन फिर भी आपको इन्फॉर्मेशन ढेर सारा मिला होगा। एक बार आप लोग फीडबैक दिया करिए वीडियो का कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से देश कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के सदस्य है? भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। 1 और 2, 3 और 4, 1 3 4 या 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन। देखिए, क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन, उसको CSC भी बोलते हैं, CSC, ठीक है। आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश को अपने 5वें सदस्य के रूप में शामिल किया। यह घोषणा मॉरिशस द्वारा वर्चुअल रूप में आयोजित 8वीं उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक के दौरान की गई थी। मौजूदा सदस्यों में देखेंगे, भारत है, श्रीलंका है, मॉरिशस है, मालदीव है, और अब बांग्लादेश तो है ही, तो इसमें एक और कौन नहीं है, तो वो है मॉरिशस। मॉरिशस, ठीक है। तो इतने हो गए इसमें, और बांग्लादेश 5वां सदस्य बना ही है। सेशेल्स ने पर्यवेक्षक राज्य के रूप में इसमें भाग लिया था। तो क्या हो जाएगा? सभी के सभी कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे? डी लगा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, भारतीय यूनानियों द्वारा जारी किए गए सिक्कों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय यूनानी द्वारा किसका सिक्का? तो पहला है, उनके सिक्कों पर एक तरफ राजा और दूसरी तरफ हिंदू धार्मिक देवी देवताओं को दर्शाया गया था। वही दूसरा है, भारतीय यूनानी सिक्कों पर यूनानी, ग्रीक और खरोष्टी में द्विभाषी लेख अंकित थे। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? क्वेश्चन नंबर 9। तो उनके सिक्कों पर एक तरफ राजा का, दूसरी तरफ धार्मिक देवी देवताओं का, हिंदू धार्मिक देवी देवताओं का दर्शाया गया था सिक्कों पर, तो ये सही है। और दूसरा है कि भारतीय यूनानी सिक्कों पर यूनानी यानी कि ग्रीक और खरोष्टी में द्विभाषी लेख अंकित थे, तो ये भी सही है। दोनों के दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे अब। हाल ही में सुर्खियों में रहा पद मनी म्यूल निम्नलिखित में से संबंधित है। मनी म्यूल, डिजिटल धोखाधड़ी और अवैध धन हस्तांतरण, उच्च निवल संपत्ति वाले व्यक्तियों हेतु निवेश के अवसर, तीसरा है रियल एस्टेट में आय सृजित करने वाली परिसंपत्तियां, चौथा है आर्थिक अपराधों में मध्यस्थता करने वाला अंतर्राष्ट्रीय निकाय। क्वेश्चन नंबर 10। मनी म्यूल, देखिए मनी म्यूल हो जाएगा डिजिटल धोखाधड़ी और अवैध धन हस्तांतरण, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, विष्णुपद मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विष्णुपद मंदिर, इसका निर्माण रानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था।
दूसरा है यह बिहार में गंगा नदी के तट पर स्थित है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर, ये वित्त मंत्री ने हालिया केंद्रीय बजट भाषण में घोषणा की है कि विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर के लिए कॉरिडोर परियोजना बनाई जाएगी। तो इसलिए क्वेश्चन इसमें आया कि भगवान विष्णु को समर्पित यह मंदिर बिहार के गया में स्थित है। ऐसे रानी अहिल्याबाई होलकर ने कब बनवाया था? 1787 में फल्गु नदी के तट पर बनवाया था। फल्गु नदी, ठीक है। तो अहिल्याबाई ने तो बनवाया था, और कब बनवाया था? 1787 में। फल्गु नदी, यहाँ पे गंगा नदी दिया हुआ है। तो पहला गलत, दूसरा सही, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। देखिए, अहिल्याबाई होलकर ने ही काशी विश्वनाथ का भी यहाँ पे बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। आप मुझे ये बताइए कि ये अहिल्याबाई होलकर जो है कहाँ की रहने वाली थी? क्वेश्चन नंबर 12 है कि दक्षिण भारत में हुए भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, शंकराचार्य के अनुसार मनुष्य को ईश्वर में विलीन होने के लिए ज्ञान की प्राप्ति आवश्यक है और पर्याप्त ज्ञान के बिना मनुष्य मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। और दूसरा है, रामानुजाचार्य के अनुसार भक्ति के माध्यम से ईश्वर के प्रति समर्पण का मार्ग मोक्ष प्राप्त करने में मदद कर सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 12। चलिए देखेंगे। तो पहला है, शंकराचार्य के अनुसार मनुष्य को ईश्वर में विलीन होने के लिए ज्ञान की प्राप्ति आवश्यक है और पर्याप्त ज्ञान के बिना मनुष्य मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। पहला कथन सही है। दूसरा है कि रामानुजाचार्य के अनुसार भक्ति के माध्यम से ईश्वर के प्रति समर्पण का मार्ग मोक्ष प्राप्त करने में मदद कर सकता है। दूसरा भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। दोनों के दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसे बिना किसी मिट्टी के कार्टज, स्टोन पाउडर ग्लास, मुल्तानी मिट्टी और बोरेक्स के एक अद्वितीय मिश्रण से बनाया जाता है। और दूसरा है, इसका विशिष्ट रंग कोबाल्ट ऑक्साइड से प्राप्त होता है। तीसरा है, कारीगर विस्तृत पुष्प, पक्षी और ज्यामितीय रूपांकनों को बनाने के लिए हाथ से पेंटिंग और ब्लॉक प्रिंटिंग जैसी तकनीकों का उपयोग करते हैं। और चौथा है, इसे कम तापमान पर पकाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक उत्कृष्ट अर्धपारदर्शी कलाकृति प्राप्त होती है। बताना है कि उपयुक्त कथनों में से पाटरी के निम्नलिखित में से किस प्रकार का उल्लेख किया गया है? सुरई पाटरी, कांगड़ा पाटरी, ब्लू पाटरी, खुर्जा पाटरी। क्वेश्चन नंबर 13। पाटरी के बारे में पूछ रहा है, तो इतना सारा स्टेटमेंट देकर, परिच्छेद देकर ये पूछा हुआ है कौन सा पाटरी है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। ये हो जाएगा ब्लू पाटरी। कौन सा हो जाएगा? ब्लू पाटरी हो जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। गुप्तकालीन प्रशासन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, साम्राज्य भुक्ति नामक प्रभागों में विभाजित था, जिनका मुखिया ऊपरी होता था। और दूसरा है, दीवानी और फौजदारी कानूनों को स्पष्ट रूप से विभाजित किया गया था। तीसरा है, गुप्त साम्राज्य में सभी आर्थिक गतिविधियों के नियमन के लिए मौर्य साम्राज्य की तुलना में अधिक बड़े नौकरशाही तंत्र की आवश्यकता थी। कौन सा कथन सही है? एक और दो, ओनली 3, 2 and 3 या ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 14। तो साम्राज्य भुक्ति नामक प्रभागों में विभाजित था, जिनका मुखिया ऊपरी होता था, सही है। दीवानी और फौजदारी कानूनों को स्पष्ट रूप से विभाजित किया गया था, ये भी सही है। तीसरा है, गुप्त साम्राज्य में सभी आर्थिक गतिविधियों के नियमन के लिए मौर्य साम्राज्य की तुलना में अधिक बड़े नौकरशाही की तंत्र आवश्यकता थी। तो तीसरा कथन गलत है। तीसरा कथन इसमें गलत हो जाएगा। देखिए, शाही प्रशासन का अधिकांश हिस्सा सामंतों और लाभार्थियों द्वारा प्रबंधित किया जाता था। साथ ही मौर्य के राज्य के विपरीत गुप्त राज्य व्यापक स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को नियमन नहीं करता था। तो इसलिए क्या होगा कि गुप्त शासकों को मौर्यों की भांति अधिक अधिकारियों की आवश्यकता नहीं थी। तो पहला सही, दूसरा सही, तीसरा गलत। तो क्या लगाएंगे?
ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, हो जाएगा क्या, ओनली 1 और 2। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। रैपिड अपोफिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी, क्या है ये, रमेश, के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। रामशेष, रामशेष भी बोल सकते हैं उसको। तो पहला है कि इसका उद्देश्य 2029 में पृथ्वी के सबसे करीब पहुंचने के दौरान अपोफिस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करना है। और दूसरा है कि इसे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया जाएगा। चलिए बताइए कौन सा कथन सही होगा इसमें से, ऑप्शन देखते हैं। केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए 2029 में होगा, ये सही है। और ये यूरोपीय द्वारा किया गया, तो ये भी सही है। दोनों ही दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी लग जाएगा। चलिए 16 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इस्लामी वास्तुकला और संकेत। मेहराब है मस्जिद में उपदेशक द्वारा मंच के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली छोटी सीढ़ियाँ। दूसरा है किबला लिबान, यह है मक्का की दिशा में बनी मस्जिद की दीवार। और मिंबर, तो यह है मक्का की दिशा में इंगित करने वाला प्रार्थना कक्ष। कौन सा सही है, सुमेलित कीजिए। एक और दो, ओनली टू, 2 एंड 3, या 1 2 3। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 16, मेहराब। मध्यकाल में एक शहर में एक ही जामा मस्जिद होती थी, जो अपने आसपास के इलाकों के साथ आम जनता अर्थात मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों संप्रदायों के दोनों के जीवन को केंद्र बिंदु बनती रहती थी। ठीक है। तो मेहराब देखिए मक्का की दिशा में इंगित करने वाला प्रार्थना कक्ष था। और मिंबर, तो मिंबर हो जाएगा क्या, मिंबर हो जाएगा जामा मस्जिद या शुक्रवार की मस्जिद में सीढ़ीदार उपदेश मंच जहां खुतबा पढ़ा जाता था। तो ये हो जाएगा मस्जिद में उपदेशक द्वारा मंच के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली सीढ़ियाँ। किबला लिबान, ये मक्का की दिशा में बनी मस्जिद दीवार, ये ठीक है। तो 1 और 3 को चेंज कर दिया था, दूसरा सही है। तो ओनली 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है। भारतीय शैल कला के संदर्भ में विषय वस्तु और कलात्मक तकनीकों की दृष्टि से लखुड़ियार और भीमबेटका चित्रकला की शैलियाँ किस प्रकार भिन्न हैं। पहला है लखुडियार चित्रकला प्राकृतिक रंगों के उपयोग के लिए जानी जाती है, जबकि भीमबेटका चित्रकला में कृत्रिम रंगों का उपयोग किया गया है। दूसरा है लखुडियार चित्रकला में ज्यामितीय पैटर्न और एकल छड़ी जैसी मानव आकृतियां पर बल दिया गया है, जबकि भीमबेटका में शिकार, नृत्य और घरेलू गतिविधियों सहित विभिन्न प्रकार के दृश्य दर्शाए गए हैं। तीसरा है लखुडियार चित्रकला में हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाया गया है, जबकि भीमबेटका बौद्ध विषयों पर केंद्रित है। चौथा है भीमबेटका चित्रकला में केवल सफ़ेद और लाल रंगों का उपयोग किया गया है, जबकि लखुडियार चित्रकला में सफ़ेद, पीले, लाल, गेरू, बैंगनी, भूरे, हरे और काले सहित रंगों की एक विस्तृत श्रृंखला का उपयोग किया गया है। कौन सा कथन सही है? चलिए 17 नंबर। तो 17 नंबर देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो गया है, तो मैं बता दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट है। लखुडिया चित्रकला में ज्यामिति पैटर्न और एकल छड़ी जैसी मानव आकृतियों पर बल दिया गया है, जबकि भीमबेटका में शिकार, नृत्य और घरेलू गतिविधियों सहित विभिन्न प्रकार के दृश्य दर्शाए गए हैं। देखना चाहेंगे आप लोग? तो चलिए दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ऐसे हाथ पकड़ के एक दूसरे से चलते हुए बनाया गया है। यहाँ पर दिख रहा होगा ऐसे।
फिर देखेंगे चित्रकला यहाँ पर भी किया गया है डिजाइन में ऐसे ऐसे। ठीक है, ये चित्रकला यहाँ पर भी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन हिंदू धर्म और दर्शन में एक प्रमुख अवधारणा संसार की अवधारणा को सर्वोत्तम रूप से स्पष्ट करता है? जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र, दुख से पूर्ण मुक्ति, भगवान शिव का तांडव नृत्य या शाश्वत आनंद की स्थिति। तो इसमें लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए, जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र। देखिए, जन्म पुनर्जन्म की इस प्रक्रिया को संसार कहा जाता है, जो एक सतत चक्र है जिसमें आत्मा क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार बार बार पुनर्जन्म लेती है। कई हिंदू मानते हैं कि मृत्यु के समय आत्मा पुराने नश्वर शरीर को त्याग कर एक नए शरीर में प्रवेश करती है। यह नया शरीर मानव और गैर मानव रूप, पशु या दिव्य प्राणी हो सकता है। मुक्ति यानी मोक्ष का लक्ष्य हमें क्रिया और प्रतिक्रिया के से इस चक्र से और पुनर्जन्म से मुक्त करना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है? 19 है। मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मौर्य साम्राज्य में राजा देवपुत्र की उपाधि का उपयोग करते थे, जिसका अर्थ है ईश्वर का पुत्र। दूसरा है, मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था में अधिकारियों को वेतन के रूप में भूमि राजस्व दिया जाता था। तीसरा है, मौर्य शासन के दौरान गंभीर अपराधों के लिए भी मृत्युदंड निषिद्ध था। कौन सा कथन सही होगा? केवल एक, केवल दो, सभी तीनों, या तो कोई नहीं? चलिए ध्यान से पढ़ के आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, मौर्य साम्राज्य में राजा देवपुत्र की उपाधि का उपयोग करते थे, जिसका अर्थ है ईश्वर का पुत्र। पहला कथन गलत। देखिए, मौर्य राजाओं द्वारा देवपुत्र नामक उपाधि, जिसका अर्थ है ईश्वर का पुत्र ईश्वर का पुत्र है, का प्रयोग नहीं किया गया था। यह उपाधि कुषाण वंश, विशेष रूप से कुषाण सम्राट कनिष्क के साथ अधिक निकटता से जुड़ी हुई है। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक जैसे मौर्य शासकों ने इस उपाधि का उपयोग नहीं किया हुआ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन है? बिंदुसार। बिंदुसार का बेटा कौन है? अशोक। तो पहला कथन गलत। दूसरा है, मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था में अधिकारियों को वेतन के रूप में भूमि राजस्व दिया जाता था। तो दूसरा कथन भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? तो देखिए, मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था में अधिकारियों को वेतन के रूप में भूमि राजस्व नहीं दिया जाता था। इसके बजाय अधिकारियों को केंद्रीय खजाने से वेतन दिया जाता था। मौर्य अर्थव्यवस्था काफी हद तक मुद्रा पर आधारित थी और अधिकारियों को उनका वेतन वस्तु या भूमि राजस्व के बजाय नकद में मिलता था। अधिकारियों को नकद भुगतान करने की यह प्रथा प्रशासन पर नियंत्रण बनाए रखने और सत्ता के सामंतीकरण से बचने में सहायक बनी रही। तो दूसरा कथन भी गलत। चलिए तीसरा देखते हैं। मौर्य शासन के दौरान गंभीर अपराधों के लिए भी मृत्युदंड निषिद्ध था। क्या ऐसा है? तो तीसरा भी कथन गलत हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक अशोक के कलिंग युद्ध के बाद अहिंसा को बढ़ावा दिया गया, लेकिन यह कहना सही नहीं है कि मौर्य प्रशासन के दौरान सभी गंभीर अपराधों के लिए मृत्युदंड निषिद्ध था। तो ऐसा कहना गलत होगा। तो पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है। जब तीनों के तीनों ही कथन गलत है तो क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। कोई कथन सही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला पद बाईमेटेलिक नीफे सिस्टम संबंधित है। नीफे सिस्टम किससे है? बैटरी प्रौद्योगिकी के लिए उन्नत सामग्री, या क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए सुपरकंडक्टर, या जल विभाजन के माध्यम से प्रभावी ऑक्सीजन उत्पादन, या तो कार्बन फैक्चर और भंडारण तकनीक। 20 नंबर। क्वांटम कंप्यूटर आपको लग रहा होगा, तो ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है, जल विभाजन के माध्यम से प्रभावी ऑक्सीजन उत्पादन। 21 नंबर। सातवाहन राजवंश के संदर्भ में कटक और स्कंधावर शब्द किससे संबंधित है?
पहला है ये अधिकारी थे जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का नेतृत्व करते थे। दूसरा है ये सामंतों की सर्वोत्तम श्रेणी थी जिन्हें सिक्के ढालने का अधिकार था। और तीसरा चौथा देखेंगे, ये सैन्य शिविर थे जो राजा के वहां ठहरने तक प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करते थे। या तो चौथा, ये ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को दिए जाने वाला करमुक्त गांव थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, सातवाहन राजवंश के संदर्भ में कटक और स्कंधावर स्कंधावर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये सैन्य शिविर थे जो राजा के वहां ठहरने तक प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करते थे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, 22 नंबर देखेंगे। केंद्रीय बजट 2024-25 में शुरू की गई कौशल ऋण योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस योजना का संचालन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। और दूसरा है, इस योजना के तहत उपलब्ध अधिकतम ऋण राशि 1.5 लाख रुपए है। और तीसरा है, 50,000 रुपये तक के ऋण के लिए पुनर्भुगतान अवधि 5 वर्ष तक है। कौन सही होगा? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 22, तो बताना है यहाँ पर सातवाहन राजवंश दरबार के बारे में कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए, सी इसमें सही है ना। ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा कि सैन्य शिविर थे जो राजा के वहां ठहरने प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करते थे। चलिए ये तो हो गया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, केंद्रीय बजट 2024-25 में शुरू की गई कौशल ऋण योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस योजना का संचालन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। और दूसरा है, इस योजना के तहत उपलब्ध अधिकतम ऋण राशि 1.5 लाख रुपए है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे हो गया। और तीसरा है कि 50,000 रुपये तक के ऋण के लिए पुनर्भुगतान अवधि 5 वर्ष तक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, इस योजना का संचालन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। तो इसका है, ये कौन सा है? ये वित्त मंत्रालय है। कौन सा है? वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्टर है। पहला कथन गलत हो जाएगा, फाइनेंस का है। और दूसरा है कि इस योजना के तहत उपलब्ध अधिकतम ऋण 1.5 लाख रुपए है। 1.5 लाख रुपए अधिकतम ऋण। तो देखेंगे इसमें ये 7.5 लाख रुपए तक की गारंटी देता है। कौन सा हो जाएगा? 7.5 लाख रुपए तक की है। और तीसरा है कि 50,000 रुपये तक के ऋण के लिए पुनर्भुगतान की अवधि 5 वर्ष तक का है। तो 5 वर्ष तक का नहीं बल्कि 3 वर्ष तक का है। तो सभी के सभी कथन गलत हो गए हैं इसमें। तो गलत हो गए तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, कोई भी कथन नहीं होगा। चलिए 23 नंबर देखेंगे। प्राचीन भारत के विभिन्न शिलालेखों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। शिलालेख और विवरण। पहला है रबातक शिलालेख, तो यह चेर शासक की 3 पीढ़ियों का संदर्भ प्रदान करता है। और दूसरा है हाथी गुफा शिलालेख, तो यह जैन धर्म में मूर्ति पूजा का सबसे पुराना अभिलेख संदर्भ। और तीसरा है पुगलूर शिलालेख, ये कनिष्क साम्राज्य के रक्त संबंध और विस्तार के बारे में उल्लेख करता है। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23, रबातक शिलालेख। रबातक, चलिए देखेंगे रबातक शिलालेख। तो देखेंगे यहाँ पर इंटरचेंज कर दिया है ऑप्शन को। चलिए मिलाते हैं। रबातक शिलालेख मिलेगा कनिष्क साम्राज्य के रक्त संबंध और विस्तार के बारे में उल्लेख, तो ये पुलगुर हो जाएगा। चेर शासक की 3 पीढ़ियों का संदर्भ प्रदान करता है। ऑप्शन दूसरा वाला सही है, हाथी गुफा शिलालेख, तो ये जैन धर्म में मूर्ति पूजा का सबसे पुराना अभिलेखी संदर्भ है। कितने सही हुए? सिर्फ एक। ऑप्शन क्या लगाएंगे? केवल एक युग्म, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24 नंबर देखेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सिनेमा में समानांतर सिनेमा का सर्वोत्तम वर्णन करता है? पहला है मनोरंजन और बॉक्स ऑफिस की सफलता पर ध्यान केंद्रित करने वाली अत्यधिक वाणिज्यिक और सूत्रबद्ध फिल्मों की विशेषता वाला एक आंदोलन है। तो दूसरा है एक विधा जो मुख्य रूप से विस्तृत दृश्य प्रभाव के साथ काल्पनिक और पौराणिक कहानी के इर्द गिर्द घूमती है। और तीसरा है फिल्म निर्माण की एक शैली जो अपने अतिरंजित एक्शन दृश्यों और स्टार केंद्रित कथाओं के लिए जानी जाती है। चौथा है यथार्थवादी कथाओं की विशेषता वाला एक आंदोलन जो अक्सर सामाजिक मुद्दों को दर्शाता है, जिसमें मजबूत चरित्र पात्र संचालित कहानियों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो इसमें क्या पूछा हुआ है कि समानांतर सिनेमा। तो देखेंगे इसमें ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। ऑप्शन नंबर डी में क्या है? यथार्थवादी कथाओं की विशेषता वाला एक आंदोलन जो अक्सर सामाजिक मुद्दों को दर्शाता है, जिसमें मजबूत चरित्र पात्र संचालित कहानियों पर केंद्रित किया जाता है। चौथा कथन सही है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25। गुप्त काल के दौरान मूर्तिकला के एक शैली विकसित हुई। इसकी विशेषता क्रीम रंग के बलुआ पत्थर और धातु का उपयोग है। इस शैली की मूर्तियां स्वच्छ वस्त्र धारण किए हुए हैं। इनमें किसी भी तरह की नग्नता नहीं है। बुद्ध के सिर के चारों ओर का प्रभामंडल आकर्षक रूप से सजाया गया है। उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस कला शैली का उल्लेख किया गया है? गंधार शैली, मथुरा शैली, सारनाथ या अमरावती शैली? 25 नंबर। तो देखिए ये सारनाथ शैली की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। कौन सा है? सारनाथ शैली का। चलिए बताइए सारनाथ कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में कायस्थ मुख्य रूप से किस भूमिका के लिए जाने जाते हैं? कायस्थ योद्धा, पुजारी, लिपिक या व्यापारी? तो देखिए जाने जाते हैं लिपिक। क्या होता है? लिपिक। देखिए भूमि अनुदानों ने कायस्थ वर्ग की संख्या में वृद्धि की। कायस्थ मूलतः लिपिक थे और भूमि अनुदान दस्तावेजों का मसौदा तैयार करने और लिखने में उनकी विशेषज्ञता थी। स्वाभाविक रूप से भूमि अनुदानों की संख्या में वृद्धि के साथ उनका महत्व भी बढ़ गया था। जिसे कि अभी इसमें लाला श्रीवास्तव बोलते हैं ना, वही। 27 नंबर देखेंगे। हड़प्पा नगरों और जिन नदियों के किनारे ये नगर स्थित है उनके संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हड़प्पा स्थल और नदी। चंदहुदड़ो सिंधु हो गया, कालीबंगा घग्गर हो गया, बनावली लूनी लिखा हुआ है। कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या तो कोई नहीं। 27 नंबर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए चंदहुदड़ो सिंधु नदी किनारे है, ठीक है। कालीबंगा देखिए घग्गर के है, ठीक है। बनावली जो लिखा हुआ है बनावली, बनावली ये हरियाणा भारत में वर्तमान में सूख चुकी सरस्वती नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। तो तीसरा वाला गलत हो जाएगा। वही देखेंगे धौलावीरा, तो कच्छ के गुजरात में लूनी नदी के तट पर स्थित है। तो लूनी नदी के कौन सा है? धौलावीरा। धौलावीरा भी बहुत चर्चे में था, तो ध्यान रखेंगे लूनी नदी। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, दो कथन सही है। चलिए 28 नंबर देखेंगे। हाल ही में सुर्खियों में रहा किंडलिन प्रोटीन संबंधित है घाव भरने की प्रक्रिया से, अंग प्रत्यारोपण से, प्रतिरक्षा प्रणाली से के दमन से, कैंसर उपचार से जुड़े उपाय से। 28 नंबर। ऑप्शन डी सही है, कैंसर उपचार से जुड़े उपाय से है। 29 नंबर। क्वेश्चन नंबर 29। गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से पर अपने शासन का विस्तार किया और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया, जिसके कारण बंगाल और बिहार के पाल राजा धर्मपाल के साथ संघर्ष हुआ? नागभट्ट, वत्सराज, मिहिर भोज, नागभट्ट सेकेंड। नागभट्ट यहाँ पे प्रथम है और यहाँ पे सेकेंड है। 29 नंबर। 29 नंबर में ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए, वत्स राजा। देखिए गुर्जर प्रतिहार राजवंश, तो इस वंश की स्थापना 8वीं शताब्दी की नागभट्ट प्रथम ने मालवा के क्षेत्र में की थी। वह एक राजपूत था। उसके उत्तराधिकारी वत्स राजा ने उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से तक शासन का विस्तार किया था और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। वत्स राज की विस्तार नीति ने उसका बंगाल और बिहार के पाल शासक धर्मपाल के साथ संघर्ष भी कराया था। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। निम्नलिखित रागों पर विचार कीजिए। सिंधु भैरवी, तोड़ी, खमाज। कितने हिंदुस्तानी संगीत के राग हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या तो कोई नहीं।
तो सिंधु भैरवी, तोड़ी, खमाज सभी हैं, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। और भी हैं हिंदुस्तानी संगीत शैलियाँ के ध्रुपद, धमार, ठुमरी, ख्याल, टप्पा प्रसिद्ध संगीतकार। तानसेन अपनी जादुई संगीत क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध है। बैजू बावरा, सूरदास लोकप्रिय राग। तो ये सब है, ठीक है, सिंधु भैरवी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संगम युग से संबंधित है? संगम युग किलार, वेलिर और बेंदर शब्दों का व्याख्या करता है। किलार, वेलिर और बेंदर ये प्रशासन के लिए अलग अलग इकाइयां थी, या ये विशिष्ट विशेषताओं के अनुसार भूमि के विभाजन थे, या विभिन्न प्रकार के करों से संबंधित शब्द थे, या ये शासकों के विभिन्न स्तर थे? तो ये शासकों के विभिन्न स्तर थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शासकों के विभिन्न स्तर थे। किलार ग्राम या छोटे क्षेत्र के मुखिया थे, जिन्हें बाद में नाडू के नाम से जाना जाता था। और बेंदरे बड़े उपजाऊ क्षेत्रों के नियंत्रित करने वाले राजा थे। वेलिर जो है विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों, मुख्यतः पर्वतीय वन क्षेत्रों को नियंत्रित करते थे। चलिए 32 नंबर देखेंगे। संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई परी परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परी, पहला है, इसका उद्देश्य समकालीन विषयों और तकनीकों के साथ सदियों पुरानी विरासत से प्रेरित लोक कला को प्रदर्शित करना है। तो वही दूसरा है, इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और राष्ट्रीय संग्रहालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? क्वेश्चन नंबर 32। इसका उद्देश्य समकालीन विषयों और तकनीकों के साथ सदियों पुरानी विरासत से प्रेरित लोक कला को प्रदर्शित करना है। पहला सही। दूसरा है, इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और राष्ट्रीय संग्रहालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। तो दूसरा कथन गलत है। देखिए, इसका क्रियान्वयन ललित कला अकादमी और राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा द्वारा किया जा रहा है। पहला सही, दूसरा गलत, तो क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। हो जाएगा क्या? ओनली वन। चलिए, आज 35 तक होगा सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। अनेकांतवाद यानी वास्तविकता सभी के लिए एक समान है, किंतु प्रत्येक व्यक्ति के दृष्टिकोण के आधार पर वास्तविकता का अनुभव भिन्न होता है की अवधारणा पर निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन द्वारा बल दिया गया है? अद्वैत वेदांत, सांख्य, जैन धर्म या न्याय? 33 नंबर। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, जैन धर्म हो जाएगा। चलिए 34 नंबर देखेंगे। इक्विटी म्यूचुअल फंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसका उद्देश्य ट्रेजरी बिल जैसी निश्चित आय उत्पन्न करने वाली प्रतिभूतियों में निवेश करके समय के साथ मूल्य में वृद्धि करना है। और दूसरा है, यह सामान्य तौर पर उच्च रिटर्न प्रदान करता है, किंतु डेट म्यूचुअल फंड की तुलना में इसमें जोखिम और लागत अधिक होती है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? 34 नंबर। तो इसमें पहला गलत है, दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे? ऑप्शन नंबर लगा देंगे इसमें ओनली टू हो जाएगा। क्या होगा? ओनली टू हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 35 नंबर। डाउन सिंड्रोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, यह एक वंशानुगत अनुवांशिक विकार है जो केवल माता पिता से ही उनकी संतानों में हस्तांतरित हो सकता है। और दूसरा कथन है, क्योंकि यह असामान्य कोशिका विभाजन के परिणाम स्वरूप 21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त पत्ती बनने के कारण होता है। चलिए ऑप्शन देख लीजिए। दोनों कथन सही है, सही व्याख्या करता है या सही व्याख्या नहीं करता है? पहला सही, दूसरा गलत, या पहला गलत, दूसरा सही? चलिए ऑप्शन समझ गए। अब आप देखते हैं और आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। कह रहा है कि यह एक वंशानुगत अनुवांशिक विकार है जो केवल माता पिता से ही उनकी संतानों में हस्तांतरित हो सकता है। केवल, देखिए पहला कथन गलत है। डाउन सिंड्रोम वंशानुगत रूप से नहीं होता है, बल्कि यह भ्रूण विकास के दौरान स्वतः स्फुट रूप से कोशिका विभाजन में त्रुटियों के कारण होता है। ठीक है, पहला कथन गलत है। जब पहला कथन गलत है, दूसरा सही हो जाएगा। दूसरा क्या कर रहा है? यह असामान्य कोशिका के विभाजन के परिणाम स्वरूप 21वें सूत्र गुण की अतिरिक्त प्रति बनने के कारण होता है। तो दूसरा कथन सही है इसमें। तो क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर इसमें डी लगा देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए इसका PDF पाने के लिए टेलीग्राम जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक है PR नॉलेज रिसर्च सेंटर 2024।
ठीक है। ये आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, यहाँ से जाके PDF ले लीजिए और जो भी क्लास की सूचना होती है, जो भी क्लास आना होता है, उन सबको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है। तो आप लोग जाइए और देखिए इसको, ठीक है। और जितना भी ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा टेस्ट करिए। आज है टेस्ट आर्ट एंड कल्चर का था, तो इसको ध्यान से करिए। इसके पहले बहुत सारे पॉलिटी, इकोनॉमिक, जियोग्राफी, हिस्ट्री, हर एक चीज़ पे वीडियो बनाया गया है, जाकर देख सकते हैं उसको। और जितना ज़्यादा हो सके इसमें रिवीजन करिए और सीसेट पे विशेष तौर पे ध्यान दीजिए। बहुत लोगों का GS1 तो हो जाता है लेकिन सीसेट पे अटक जाते हैं, तो इस पर ध्यान दीजिए। और वीडियो अच्छा लगा रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों में शेयर करके बता सकते हैं कि वीडियो ये देख सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और ये है आज 31 नंबर का टेस्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।